जब भी कोई व्यक्ति टिप्पणी करे सीए पर बोलने पर, बाबरी मस्जिद पर बोलने पर, समझ लेना कि इसके जहन में झूठे सेकुलरिज्म का गोबर भरा हुआ है, जिस गोबर की वजह से 70 साल गुलामी में गुजर गए हैं और ये सिर्फ उनकी जूतियां उठाना पसंद करते हैं। इनको मजा आता है कि उन सेकुलर बनने वाली झूठी पार्टियों की जूतियां लेकर चलते रहें और फिर बाद में जब जेल को जाएं तो ये रोते रहें कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। अरे कौन बोलेगा आपके लिए, कौन लड़ेगा लड़ाई? जब आप इंसाफ का वक्त आता है तो आप सोचते हो कोई हमारे लिए बोलने वाला हो। जब चुनाव का वक्त आता है तो उन तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियों की जूतियां सीधी करने लग जाते हैं आप। दिसंबर 2020 है और आज के दिन की चर्चा हमेशा भारत के इतिहास में होती रहेगी और होनी चाहिए। अगर हम भूल जाएंगे तो याद रखिए कि अगर हम भूल जाएंगे तो ये रोज ऐसे काले कानून लेकर के आएंगे। आज से 1 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत के अंदर ऐसा काला कानून लाया जो भारत के लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांटता है और विदेशी लोगों को शरण देता है। जो किसी ने गाने में कहा कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, बापू तू तो हानिकारक है, तो ये गाना इस काले कानून पे फिट बैठता है कि पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों पे करम और भारतीयों पे जुल्म, मोदी तू तो देश के लिए हानिकारक है। यह गाना जो कहा गया था कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, तो गैरों पे, पाकिस्तानियों पे करम, भारतीयों पे सितम। नरेंद्र मोदी जी आप हानिकारक हो। इस सीए कानून को बार बार गलत तरीके से हमें समझाया जाता है और बार बार कहा जाता है ये पुरानी बात है, सरकार ने इसको दबा दिया, इस पे बात मत करो। ये अफवाह फैलाई जाती है। ये वही लोग हैं, लिबरल और सेकुलर बनने वाले कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग हैं, या समाजवादी पार्टी के लोग में भी बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन बहुजन समाज और कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल हैं, जो कहते हैं कि सीए भूल जाइए, सीए को गुमराह करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति टिप्पणी करे सीए पर बोलने पर, बाबरी मस्जिद पर बोलने पर, समझ लेना कि इसके जहन में झूठे सेकुलरिज्म का गोबर भरा हुआ है, जिस गोबर की वजह से 70 साल गुलामी में गुजर गए हैं और ये सिर्फ उनकी जूतियां उठाना पसंद करते हैं। इनको मजा आता है कि उन सेकुलर बनने वाली झूठी पार्टियों की जूतियां लेकर चलते रहें और फिर बाद में जब जेल को जाएं तो ये रोते रहें कि नहीं हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। अरे कौन बोलेगा आपके लिए, कौन लड़ेगा लड़ाई? जब आप इंसाफ का वक्त आता है तो आप सोचते हो कोई हमारे लिए बोलने वाला हो। जब चुनाव का वक्त आता है तो उन तमाम फर्जी सेकुलर पार्टियों की जूतियां सीधी करने लग जाते हैं आप। ये सोचना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, मैं आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर और सरकार कब से इसको लागू करने वाली है इस पर चर्चा कर रहा हूं। साथियों याद रखिए, ना हम शहादत बाबरी मस्जिद बोल सकते हैं, ना हम सीए भूल सकते हैं और ना ही हम किसानों पर लाए गए ये काले कानून भूल सकते हैं, क्योंकि हम इंसाफ की बुनियाद पर सरकार से मुतालबा करते हैं, धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। और जिन लोगों को यह गलत फहमी है उनको दूर कर दूं कि सीए से मुसलमानों का नुकसान होगा। याद रखो, सीए से ओबीसी समाज का आरक्षण छीना जाएगा, दलितों का आरक्षण छीना जाएगा। अगर आज आप एकजुट होकर के सरकार को नहीं हटाए तो आप फिर गुलाम बनने वाले हैं। याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जब दोबारा गुलामी आपके कांधे पर डाली जाएगी, फिर वही 5000 साल की गुलामी होगी। याद रखिए, कुछ लोगों के जहन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कंफ्यूजन है, वो मैं आपके बीच में चर्चा करना जरूर मुनासिब समझता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था कि भारत के अंदर
अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का आएगा और वो इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान नहीं होगा तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये आता है, तो फिर भारत के लोग इससे चिंतित क्यों हैं? भारत के लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि एनआरसी और एनपीआर के जरिए पहले सबको डाउटफुल किया जाएगा। डाउटफुल कैसे होता है समझिए इस बात को बहुत ही आसान भाषा में। भारत के अंदर 90% लोगों के कागज में गड़बड़ी है, क्योंकि आज सिर्फ 10% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके दादा भी इंजीनियर डॉक्टर लॉयर थे। 10% भी लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जनरेशन पढ़ाई की तरफ चली है 1980 के बाद 90 के बाद की। उससे पहले और नामों में बहुत गड़बड़ होती थी, क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, कोई भाषा नहीं समझ पाता, कोई कुछ नहीं समझ पाता। 90% सरकारी कागजों में, मिसाल के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पापा का, अपना और मम्मी का और अपने दादा का, चारों का मिला लीजिए, सबके कागजों में नाम में गड़बड़ मिल जाएगी। सबके नाम में 90% लोगों के नाम में गड़बड़ निकल जाएगी सरकारी कागजों में। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और खास करके नॉर्थ इंडिया के लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जो ये क्षेत्र है, इसमें तो 90% से ज्यादा लोगों के सरकारी कागजों जो है उसमें नाम गलत है, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी की जन्म तिथि गलत है, सब गलत होंगे। लेकिन बाकी लोगों को यह कहा जाएगा कि ऐ दलित भाई, तुझको हम लोग इसलिए नागरिकता दे रहे हैं कि तू मुसलमान नहीं है। नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन कहा जाएगा आरक्षण नहीं देंगे, नागरिकता भीख में दे रहे हैं। हम तुझे मान लेते हैं तू पाकिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू अफगानिस्तानी भगोड़ा है, हम तुझे मान लेते हैं तू बांग्लादेशी भगोड़ा है। और जो कहता है मैं मूल निवासी हूं, वो फिर मूल निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि किराए के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी नागरिक हो जाएगा। नागरिकता भीख में दी जाएगी और कहा जाएगा हम तुझे नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन तुझे आरक्षण नहीं देंगे। अब तू मूल निवासी नहीं रहा, अब तू पाकिस्तान का भगोड़ा बन गया, बांग्लादेश का भगोड़ा बन गया, अफगानिस्तान का भगोड़ा बन गया। ये दलितों के साथ किया जाएगा, और जो लोग पिछड़ी जाति के हैं उनके साथ भी यही किया जाएगा। और जो कहते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोग जो कहते हैं मैं भारत मां का सपूत हूं और भारत मां का पुत्र हूं, उनको कहा जाएगा कि तू भारत मां का सपूत नहीं है, तेरे कागज में स्पेलिंग में गलती है, तू भारत मां का सपूत नहीं है, तू तो पाकिस्तान का भगोड़ा है। भारत माता की जय लगाने वाले को पाकिस्तानी भगोड़ा माना जाएगा। जिसके बेटों ने बॉर्डर पर जंग लड़ी होगी, जिसके बेटों ने देश की सेवा की होगी, उसको भी भगोड़ा माना जाएगा और भीख में नागरिकता दी जाएगी। देखा आपने आसाम में एक आर्मी जिसमें 30 साल आर्मी में सेवा की, उसको विदेशी घोषित कर दिया। जो मौजूदा विधायक था उसको विदेशी घोषित कर दिया, क्योंकि कागज में गड़बड़ थी। अरे अगर कोई हमसे कागज मांगता है तो याद रखिए, ये लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल की खूबसूरती, ये हमारे वो कागज हैं जो दुनिया को सामने सबूत के तौर पे है कि ये देश हमारा है। जामा मस्जिद, हमारी वो तारीख जो 800 साल तारीख इंसाफ की है, वो हमारे कागज हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। बेशक इसमें बलि का बकरा मुसलमानों को बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि मुसलमानों के नाम पर पूरे देश का बेड़ा गर्क करें, मुसलमानों के नाम पे नफरत पैदा करें और उसका नुकसान सबको भुगतने दें। आपने देखा कि किसान भाइयों को कहा जा रहा है ये खालिस्तानी है, ये अर्बन नक्सल है। बताओ कि जो खून पसीने की मेहनत से जमीन से अन्न उगाता है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है, इस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्या वो अर्बन नक्सल है? क्या वो खालिस्तानी है? क्या वो पाकिस्तानी है या भारत का सच्चा सपूत है? नरेंद्र मोदी बड़ा देशभक्त हैं, योगी आदित्यनाथ बड़ा देशभक्त हैं, अमित शाह बड़े देशभक्त हैं, या वो किसान जो रात को इस मिट्टी को सींच कर सवार कर अन्न उगाता है, वो बड़ा देशभक्त है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आज जब इस काले कानून के खिलाफ हमारे
नेताओं ने पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। तो अलीगढ़ में, मऊ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को, हमारे कई जिलों के जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उनकी बॉडी को गिरफ्तार किया गया। क्या कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं आप खाली नाम बदल रहे हैं। एक आया भी कि जो भी उर्दू वाले नाम थे उसको योगी जी बदलना चाह रहे थे, लेकिन जब वो घरों की तरफ से निकले तो देखा अमित शाह का घर था, तो अमित पे तो उन्हें नजर नहीं आया, उन्होंने शाह का नाम राजा कर दिया। लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया तो पता चला तो ये तो मेरे गुरुजी अमित शाह का घर है। बताइए, कभी ये लव जिहाद के नाम पर, कभी कोई दूसरे नाम पर, ये मजहब के नाम पर तफरका पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज भी पाल, प्रजापति, राजभर, मौर्य, गुज्जर समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए वंचित हैं। और याद रखिए, इनका